हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। कल की क्लास में हमने पॉलिनेशन करने वाले एजेंट देखे थे, मतलब कि कारक जो कि परागण करते हैं वो कारक देखे थे, जिसमें हमने की बायोटिक और एबायोटिक कारक देखे थे। एबायोटिक में जल तथा वायु थी और जो बायोटिक थे उनमें थे अपने एनिमल्स। आज हम देखेंगे कि जब परागण हो जाता है ना, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि परागण के बाद क्या होगा। उससे पहले एक टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस या बही प्रजनन युक्तियां हैं वो है क्या। तो होता क्या है कि एक पौधा है, मतलब अधिकतर पौधे क्या होते हैं, जो अधिकतर पादप हैं वो अधिकतर पादप क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। अधिकतर पादप कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब है कि वो होते हैं बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं प्लांट, बाइसेक्सुअल होते हैं। अब यदि ये बाइसेक्सुअल है, ये एक फ्लावर है, जिसमें कि मेल तथा फीमेल पार्ट दोनों है, जयांग और पुंकेसर दोनों। ठीक, तो बाइसेक्सुअल को अपन को देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ से परागकण जो है वो झड़ेंगे और इसी वर्तिकाग्र में चले जाएंगे। मतलब कि जहां पर जो पुष्प है, अधिकतर पादप जो होते हैं उनके पादप भी उभयलिंगाश्रयी होते हैं और पादप के जो पुष्प होते हैं वो भी कैसे होते हैं, उभयलिंगाश्रयी होते हैं। तो ये पुष्प कैसा है, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल है। स्वाभाविक सी बात है कि ये बाइसेक्सुअल है, तो इसमें लगातार क्या होगा, स्वपरागण होगा। लगातार क्या होगा, यहाँ पर स्वपरागण होगा। लगातार क्या होगा, यहाँ स्वपरागण। स्वपरागण में सेम जेनेटिक मटेरियल बार बार मिलते हैं, क्योंकि एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो एक ही प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होगा दोनों का। तो स्वपरागण में क्या होता है, सेम जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जिसके कारण मतलब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अपन कह देंगे, इसे ही अंतः प्रजनन अवनमन। क्या होता है, अंतः प्रजनन अवनमन या इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। देखिए क्या बोले हमने, अभी आउट ब्रीडिंग डिवाइस को छोड़ो, हम बोल रहे हैं कि अधिकतर जो पादप होते हैं ना वो बाइसेक्सुअल होते हैं ना। बाइसेक्सुअल है तो लगातार स्वपरागण होगा। तुम सजात पुष्पी परागण या स्वयुग्मन समझ लो, स्वपरागण का मतलब दोनों ही है, दोनों में सेम जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना। अब बार बार स्वपरागण होगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन या अंतः प्रजनन अवनमन क्या होता है, तो इसमें जो पौधा है उसकी कह सकते हो कि स्वास्थ्य सही तरीके का नहीं रह पाएगा। इन ब्रीडिंग से क्या होगा कि वो प्रजनन करने की क्षमता आगे खो देगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये है। ठीक, लगातार स्वपरागण करने से ऐसा होता है, जिस कारण अपन देखते हैं कि बहुत से पुष्पीय पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनते ही नहीं है। ठीक, अब देखो इस इन ब्रीडिंग से बचने के लिए, इससे बचने के लिए
इससे बचने के लिए जो प्लांट या पादप है उनने एक तकनीक सुझाए, मतलब कि उनमें एक क्या पाई जाती है, टेक्निक पाया जाता है। इनसे पुष्पीय पादपों द्वारा इससे बचने, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए प्लांट काय का उपयोग करते हैं, बाह्य प्रजनन युक्तियां दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं ये, बाह्य प्रजनन युक्तियां दर्शाते हैं। ठीक, जिनमें क्या आ जाता है, पहला है समकालिता नहीं। पहला क्या है, साधन, मतलब कि इन ब्रीडिंग युक्तियां कह दो, युक्तियों को ही अपन क्या कह देते हैं, साधन। तो जो पहला साधन या युक्तियां हैं, साधन कह दे या क्या कह दे, युक्ति, वो है समकालिता नहीं। मतलब ये द्विलिंगी जरूर है लेकिन ये समकालिता नहीं दर्शाएगा। समकालिता का मतलब ये है कि यहाँ पर फीमेल गैमेट मैच्योर हुआ है तब यहाँ मेल गैमेट मैच्योर नहीं होंगे। ठीक, फीमेल गैमेट मैच्योर हो गया तो मेल गैमेट, और जो मेल वाला पार्ट है उसमें मेल गैमेट बने ही नहीं। जब फीमेल गैमेट पहले ही मैच्योर हो गया तो कोई बाहर से परागकण आके परागित हो जाएगा, है ना, और यहाँ निषेचन भी हो जाएगा और बीज भी पहले ही बनेगा। यहाँ परागकण के बनने से पहले ही हो गया। ठीक, और या तो फिर ऐसा होगा कि फीमेल गैमेट तो जो है वो फीमेल गैमेट जो है वो बने ही नहीं, उससे पहले ही मेल गैमेट बन गए, झड़ गए और दूसरी जगह चले गए। मतलब समकालिता का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का सेम समय, एक ही समय में मैच्योर होना, वो समकालिता है। लेकिन दोनों एक ही समय में मैच्योर नहीं होंगे तो वहां स्वयुग्मन नहीं होगा, है ना। दोनों एक ही समय में मैच्योर नहीं होंगे तो स्वयुग्मन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अपन समकालिता को क्या कर दे, रोक दे, मतलब इसमें समकालिता नहीं है, जिसके कारण लगातार स्वपरागण तो होगा ही नहीं। स्वपरागण नहीं होगा तो एक पुष्प के पास चांस है कि वो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल वाले परागकण से परागित हो जाए। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार और बताती हूँ। क्या बता रहे हैं हम, ये है अपना जयांक, यहाँ पर फीमेल गैमेट बनना है। ये है अपना पुंकेसर, यहाँ मेल गैमेट बनना है। दोनों गैमेट अलग अलग टाइम में क्या होंगे, यहाँ मैच्योर होंगे, जिसके कारण दोनों एक दूसरे सेम जेनेटिक मटेरियल वाले एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे बल्कि अलग अलग चले जाएंगे। ये किसी और परागकण से परागित हो जाएगा दूसरे जेनेटिक मटेरियल वाले से, और ये कहीं और जाके परागण होगा इसका कहीं और। ठीक, समकालिता इनमें नहीं होगी। दूसरा होता है परागण तथा वर्तिकाग्र जो होते हैं वो भिन्न स्थानों में होते हैं। दूसरे में क्या होता है कि परागकण तथा, मतलब पॉलन ग्रेन तथा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का मतलब क्या है, स्टिग्मा, दोनों भिन्न स्थानों पर, भिन्न स्थानों पर अवस्थित। जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र है वो दोनों ही कैसे होंगे, भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित होंगे। यदि ये भिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं तो स्वपरागण के चांस कैसे हो जाएंगे, कम। जैसे देखिए ये है एक पुष्प, और हमने इसमें ये बनाए फीमेल वाला पार्ट और हमने ये बना दिए मेल वाला पार्ट। अब ये बताइए कि क्या यहाँ से परागकण झड़ेंगे तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं,
स्वयुग्मन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये झड़ेंगे तो यहीं रह जाएंगे ना, फीमेल वाले भाग तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, और वायु परागण तो इसमें होगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? दर। ठीक, हाँ कुछ चांस में हो भी सकता है ना। भिन्न अवस्थित मतलब अपन ऐसा कर देते हैं कि अलग ही फ्लावर कर दो, तो ऐसे नहीं, वही सही था, भिन्न अवस्थित इस तरीके से करते हैं। ये वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे तो परागण हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो समकालिता नहीं होना और परागण तथा वर्तिकाग्र दोनों भिन्न स्थानों पर होना, दोनों किसको रोकता है? दोनों रोकता है स्वयुग्मन को। इसके कारण स्वयुग्मन नहीं हो पाएगा। अब अगली बात करते हैं अपन, जो कि है स्व असमंजस्य। स्व असमंजस्य। देखो यहाँ पर स्वयुग्मन रुकेगा। क्या रुकेगा? स्वयुग्मन, मतलब कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ भी समकालिता नहीं होगी तो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब कि स्वयुग्मन को ये रोकेगा, है ना। अगली बात कर रहे हैं अपन स्व असमंजस्य। स्व असमंजस्य में क्या होता है? ये एक प्रकार का वंशानुक्रम प्रक्रम है। क्या है ये? एक प्रकार का वंशानुक्रम प्रक्रम जो स्वपरागण को रोकता है। ये स्व असमंजस्य में क्या होता है कि वर्तिकाग्र जो है, ये वर्तिकाग्र वो अपने ही जेनेटिक मटेरियल मतलब कि सेम जेनेटिक मटेरियल वाले परागकण को अंकुरित नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है? स्व असमंजस्य में देखो एक ही पादप है और उसी पादप के परागकण उसी पादप के वर्तिकाग्र में गिर रहा है, तो वहां वो जो वर्तिकाग्र है वो सेम जेनेटिक मटेरियल वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी परागकण को, तो ये हो जाता है स्व असमंजस्य। अगला होता है भाई कि कुछ पादप होते हैं जो एक लिंगी पुष्प का उत्पादन करते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो एक लिंगी पुष्प का उत्पादन करते हैं। एक लिंगी पुष्प उत्पादन करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक लिंगी पुष्प उत्पादन करेंगे तो इनमें क्या होगा कि उसी पुष्प एक ही लिंग है तो स्वयुग्मन तो होगा ही नहीं यहाँ पर, है ना। स्व असमंजस्य में स्वयुग्मन भी नहीं होगा और सजात पुष्पी परागण भी नहीं होगा, क्योंकि सेम जेनेटिक मटेरियल होते हैं दोनों में, तो दोनों नहीं हो पाएगा। एक लिंगी पुष्प उत्पादन में क्या नहीं हो पाता है? स्वयुग्मन। अब देखिए कुछ उभयलिंगी पादप होते हैं, क्या होते हैं कि पादप जो हैं, अपन ने ये पहले भी पढ़े, ये वाला पादप कैसे हैं? उभयलिंगी। लेकिन इनके जो पुष्प हैं वो कैसे हैं? वो हैं एकलिंगी। पादप उभयलिंगी है लेकिन पुष्प कैसे हैं? एकलिंगी। इनका एग्जाम्पल हो जाता है एरंड तथा मक्का। एरंड तथा मक्का। देखो पुष्प एकलिंगी, पादप उभयलिंगी। एग्जाम्पल एरंड तथा मक्का है, मतलब एक ही पादप है जिसमें कि फीमेल फ्लावर अलग है और मेल फ्लावर अलग है। तो जब फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग होते हैं ना, तो वहां पर स्वयुग्मन तो नहीं होता, लेकिन वहां सजात पुष्पी परागण हो जाता है ना। तो
ऐसे पादप में क्या होगा कि ये स्वपरागण रोकता है, ना कि अपन कहते हैं स्वयुग्मन को रोकता है, ना कि सजात पुष्पी परागण को। इनमें क्या होता है, स्वयुग्मन रोकता है, सजात पुष्पी परागण नहीं दिखता होगा तो हमने बोले हैं उससे लिख लीजिएगा, सजात पुष्पी परागण को नहीं। अब कुछ एक लिंगाश्रयी पादप ही हैं। क्या बोले हमने, कुछ पादप हैं जो कैसे हैं, एक लिंगाश्रयी है। पादप एक लिंगाश्रयी पादप का एग्जाम्पल क्या पढ़े थे अपन ने, पपीता है। अब एक पौधे में एक ही प्रकार के फूल हैं, या तो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, तो ये इसमें क्या होता है, स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को रोकता है। तो ये वो सारी युक्तियां हैं जो बाह्य प्रजनन युक्ति हैं या साधन है। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। बाह्य प्रजनन युक्तियां क्या है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो फ्लावर है ना, ज्यादातर वो अपन को उभयलिंगी ही दिखते हैं, कि उसी में मेल वाला पार्ट और फीमेल वाले पार्ट दोनों है, वो उभयलिंगी है। अब ये उभयलिंगी तो स्वाभाविक सी बात है, ये लगातार क्या करेंगे, स्वपरागण करेंगे, और लगातार स्वपरागण होगा तो उससे क्या होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जिससे कि उसमें उसकी प्रजनन करने की क्षमता कम हो जाएगी, ये होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इससे बचने के लिए जो प्लांट है वो क्या करते हैं कि बाह्य प्रजनन युक्तियों को दर्शाते हैं। बाह्य प्रजनन युक्तियां क्या है, जिससे कि वो अपने आप को ऐसे मेंटेन करें कि स्वपरागण से वो जितना हो सके उतना बचें। तो उसके लिए उनने समकालिता नहीं दर्शाए, समकालिता दर्शाती तो स्वपरागण ही होता। परागकण तथा वर्तिकाग्र दोनों भिन्न स्थानों पर अवस्थित हुए, भिन्न स्थानों पर रहेंगे तो स्वयुग्मन होगा ही नहीं, तो ये दोनों काय को रोकते हैं, स्वयुग्मन को। लेकिन ये किसको रोकेंगे, ये दोनों स्वयुग्मन को। फिर आगे है स्व असमंजस्य, मतलब खुद के जेनेटिक मटेरियल आए यदि, तो जो वर्तिकाग्र है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। फिर है एक लिंगी पुष्प का उत्पादन, एक ही लिंगी पुष्प होगा तो स्वयुग्मन तो होगा ही नहीं, है ना, तो भी वो रोक लेगा स्वपरागण को। पादप उभयलिंगी है, पुष्प एक लिंगी है, जैसे कि एरंड मक्का, तो इसमें स्वयुग्मन तो नहीं होता, मतलब कि स्वयुग्मन को ये रोक देगा, लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाएगा, मतलब सजात पुष्पी परागण यहाँ पर होगा। फिर यदि एक पौधा है जो एक लिंगाश्रयी है, जैसे पपीता, तो उसमें ना तो स्वयुग्मन होगा ना तो सजात पुष्पी परागण, मतलब कि सेम जेनेटिक मटेरियल वाले में नहीं सकते वहां। ठीक, तो ये थी अपनी बाह्य प्रजनन युक्ति, है ना। अब अपन पढ़ेंगे परस्पर संकर्षण क्रिया कह दो, या पराग स्त्री केसर संकर्षण, मिटा दे इसको। अगली अपनी हेडिंग है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, या कह दे पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्रीकेशन संकर्षण ये है भाई कि ये किसी भी पादप, जैसे कि ये आम की क्या होगा, फीमेल वाला पार्ट है। ठीक, किसका फीमेल वाला पार्ट है ये, आम का, है ना, आम की ओवरी है ये। अब देखो, ये जो पुंकेसर है वो है किसका, इमली का, और ये दूसरा पुंकेसर है जो किसका है, आम का।
ठीक, आम के परागकण यहाँ झड़े और यहाँ इमली के भी परागकण झड़े। अब वायु को तो नहीं पता कि मुझे इसे आम के पास ले जाना कि इमली के पास ले जाना है। इमली वाला परागकण भी यहीं आ गया, हरे रंग से बनाया है इमली वाला, और आम वाला परागकण भी यहीं आ गया। क्या बोले हमने, आम और इमली वाले दोनों परागकण यहीं आ गए। इसको थोड़ा बड़ा कर दे, दोनों परागकण यहीं आ गए। ये है क्या, ये है अपना वर्ती काग, या क्या कह देते हो, स्टिग्मा, है ना। ये पूरा, और ये पूरे ही भाग की बात कर लेंगे, पूरा यहाँ से इतना, ये है अपना स्त्री केसर, और ये है पराग। क्या है ये है पराग, मतलब कि पॉलन। ये इमली की पॉलन है और ये आम की पॉलन है। ठीक, तो इमली वाले पॉलन को ये आम का जो स्त्री केसर है, ये पिस्टिल है, वो स्वीकार नहीं करेगा। इसको क्या कर देगी ये, इसको कर देगी ये किसका था, इमली का, तो इसको कर देगी क्या, ये अस्वीकार, मतलब स्वीकृति ही नहीं देगी। क्या बनाने के लिए, पराग नली का निर्माण करने के लिए। ओके, जबकि ये है आम वाला, आम का ही परागकण है, तो आम के परागकण को ये यहाँ पर स्वीकृति दे देगी, मतलब क्या कर लेगी, इसको स्वीकार कर लेगी। आम वाले परागकण को इनने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो आम वाले परागकण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पराग नली बन जाएगी। इसकी क्या बन गई, आम वाले में पराग नली बन जाएगी, और इस पराग नली से आगे ये क्या है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होगा अपना, अब पूरा भाग तो अपन बना ही नहीं सकते इतने छोटे डायग्राम में। ठीक, तो इस तरीके से ये जो इसके अंदर मेल गैमेट होंगे वो पराग नलिका से होते हुए फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएंगे। मतलब देखो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पर चल रहा है संवाद। क्या चल रहा है, संवाद, मतलब बातें चीतें चल रही हैं कुछ इस परागकण और इस जो स्त्री केसर है उसके बीच में, कि अपना वाला है तो स्वीकार करो, अपना नहीं है तो नहीं करो स्वीकार, अस्वीकार कर दो। तो ये पॉलन मतलब पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है, इसमें पराग स्त्री केसर निरंतर क्या करते हैं, संवाद का परिणाम है। ये स्वीकार करना, हमने बोले कि ये क्या कर देता है, स्वीकार करेगी या क्या कर देगी, अस्वीकार। यदि अपना है तो करेगी स्वीकार, पराया है तो कर देगी अस्वीकार। तो ये काय का परिणाम है। तो ये पराग स्त्री केसर संवाद का परिणाम है। अब भाई ये संवाद कैसे हो गया फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई रासायनिक घटक के संकर्षण के कारण, जो संवाद है वो किसके कारण होता है, कोई रासायनिक घटक होता है यहाँ, जो पहचान पाता है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। अपना है तो वो रासायनिक घटक क्या करेगा, उसकी पॉलन ट्यूब को बनने देगा, और पराया है तो नहीं बनने देगा। ये है पराग स्त्री केसर संकर्षण।
तो क्या परागस्थितिकेसर संकर्षण यही एंड हो जाता है? नहीं। बात ऐसी है कि यदि ये ट्यूब बनी है तो ये ट्यूब बन के अंदर तक किसको लेके जाएगी? परागकणों को, है ना। हमने आपको बताया था, पिछले लेक्चरों को याद करो, जहां पर हमने आपको परागकण पढ़ाया था। हमने बोला था कि 60% से अधिक आवृतबीजी में दो कोशिकीय अवस्था में परागकण झड़ जाते हैं, ठीक। जबकि बाकी बचे हुए में क्या होता है कि 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं परागकण, है ना। ऐसे ही था। तो देखिए क्या होगा यहाँ। थोड़ा सा मिटा दें क्या? इसको ही मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया हमारा बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या है अपना भ्रूणकोश, जिसमें इधर थी सिनर्जिड सेल, एग सेल, इधर क्या थी एंटीपोडल सेल। ऐसे ही था, सिनर्जिड सेल, एग सेल, एंटीपोडल सेल ये, और एक ये थी अपनी ध्रुवीय सेल, ठीक। अब देखिए होगा क्या। यहां पर अपना परागकण आया, ये है अपना परागकण। जैसे ये परागित हुआ था 2 सेल स्टेज में, कितनी सेल स्टेज में हुआ था ये परागित? 2 सेल स्टेज में। तो यहां पर होगी वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर क्या होगी यहाँ पर अपनी जनन कोशिका, यही होगी। हमने बोले थे कि परागकण के बाहर स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है, और जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता वहां जनन छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं जनन छिद्र से होते हुए परागनलिका का निर्माण होता है। तो यहां से निर्माण हो जाएगा किसका? परागनलिका। किसका निर्माण हो जाएगा? परागनलिका का। पहले इतनी छोटी होगी, फिर और बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, इस तरीके से बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसको ना हम थोड़ी बड़ी बना रहे हैं, थोड़ी दूसरे कलर से बना देते हैं। ऐसे ये परागनलिका। अब बोले भाई कि क्या यहाँ पर एक ही परागकण आ सकता है? तो एक से ज्यादा परागकण भी तो आ सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं। और सारे के सारे क्या बना देंगे? परागनली, पॉलिन ट्यूब का निर्माण कर देंगे। क्या है ये? ये है परागनलिका। अब देखो यहाँ क्या होगा, बस ध्यान से समझने की बात है। ये है अपनी कौन सी सेल बताओ? ये है अपनी जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। कैसी है? हैप्लॉइड है। इस जनन कोशिका में होगा कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक का निर्माण होगा, 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। तो देखो पॉलिन ट्यूब के निर्माण के बाद यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? नर युग्मक का निर्माण हुआ। 2 नर युग्मक बन गए।
क्या बोले हमने? हमने बोला ये कि ये तो अपना फीमेल वाला पार्ट था, परागकण जब आए तो वो कहाँ तक पहुंच गए? परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र तक। अब खुद के में और पराय में ये फर्क समझती है। तो खुद के परागकणों को ये पॉलन ट्यूब बनाने देगी। ठीक, पॉलन ट्यूब बन गई। 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण जो है वो यहाँ आया था। तो क्या होगा कि जो जनन कोशिका है वो समसूत्री विभाजन करेगी और 2 नर युग्मक का निर्माण कर देगी। मतलब 2 क्या बन गए? अपने मेल गैमेट बन गए। ठीक, अब देखिए क्या होगा। ये जो पराग नलिका है वो माइक्रोपाइल से होते हुए, ये वाला कौन सा हिस्सा है? कौन सा हिस्सा बोलते हैं अपन इसको? माइक्रो, ऐसा लिख देते हैं, माइक्रोपाइल एंड है ये माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल हिस्से से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? इस बीजांड के अंदर चली जाती है। क्या है ये है अपनी क्या? पॉलन ट्यूब। कहाँ चली गई ये? माइक्रोपाइल एंड से होते हुए कहाँ पहुंच गई? भ्रूणपोष के अंदर। अब भ्रूणपोष के अंदर क्या होगा? तो देखिए, ये बनाए हमने क्या अपना, ओहो, भ्रूणपोष में भ्रूणकोश के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर चली गई। ये जो परागनलिका है वो किसके अंदर चली गई? एम्ब्रियो सैक के अंदर। कंफ्यूजन, सोचते सही है, बोल गलत देते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर चली गई। अपन ने देखे थे ये कौन सी वाली सेल है? एग। और ये दोनों कौन सी कोशिकाएं हैं? सहायक। सॉरी, सहायक कोशिकाओं में क्या होती हैं? तंतु रूपी समुच्चय होते हैं, उंगली जैसी संरचना। यहाँ पर होती है क्या? एंटीपोडल सेल 3। ये होता है अपना क्या? ध्रुवीय केंद्रक। तो होगा क्या यहाँ पर? ये पराग नलिका आ रही है, यही के आगे से बता रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इस डायग्राम, इतने छोटे डायग्राम में नहीं समझ सकते। ये पराग नलिका आई और उनने आने के लिए रास्ता किसने दिया पराग नलिका को? तो रास्ता दिया किसने? ये जो सिनर्जिट सेल है ना, उसमें तंतु रूपी समुच्चय है। इन तंतु रूपी समुच्चय ने इसे रास्ता प्रदान किया। अब पराग नलिका अंदर आ गई है तो अंदर कौन भी आ जाएंगे? अंदर अपने 2 मेल गैमेट भी आ जाएंगे। ठीक, क्या आ जाएंगे? 2 मेल गैमेट। इतना क्लियर हुआ है? 2 मेल गैमेट आ जाएंगे। क्या बोले हमने बोला है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में क्या होता है? खुद के परागकण आए हैं तो उसको स्वीकृति देगी पराग नलिका का निर्माण करने के लिए, और खुद के नहीं आए हैं, खुद के का मतलब है अपनी जाति के नहीं आए हैं जैसे, तो उसको स्वीकृति नहीं देगी, है ना। अब अपन बात करें कि जो परागकण है वो 2 कोशिकीय अवस्था में कहाँ आया है? वर्तिकाग्र में। तो यहाँ पर आके उसमें पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा। जो जनन कोशिका थी वो समसूत्री विभाजन करेगी और 2 नर युग्मक बन जाएंगे। दोनों नर युग्मक माइक्रोपाइल भाग से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? अपने एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाएंगे। ठीक, एम्ब्रियो सैक में पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे कि भाई मुझे कहाँ से एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना है? तो जो सिनर्जिट सेल होती है ना, उनमें पाई जाती है क्या? तंतु रूपी समुच्चय। ठीक, ये जो तंतु रूपी समुच्चय है वो ही इनको स्थान देंगे या जगह देंगे अंदर आने के लिए। इतना क्लियर हुआ? वो ही इनको जगह देंगे अंदर आने के लिए।
बात ऐसी है कि दो कोशिकीय अवस्था में आए थे तो ये हुआ कि समसूत्री विभाजन बाद में हुआ। इसकी जगह यदि ये तीन कोशिकीय अवस्था में आते, तीन का मतलब है कि पहले ही समसूत्री विभाजन हो गया, परागण के पहले ही दो मेल गैमेट बन गए, तो यहाँ समसूत्री विभाजन नहीं होगा उस स्थिति में। बस फर्क इतना है, बाकी होगी। देखो, निषेचन की पहले की घटना और निषेचन की बाद की घटना दोनों में सेम ही होंगी, है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, ये जो है मेल गैमेट वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अंदर आ जाएंगे। जब ये इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आएंगे तो यहाँ पर होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन मतलब इसके अंदर आने, एम्ब्रियो सैक के अंदर आने तक की जो प्रक्रिया है वही है क्या? पराग स्त्री के स्तर संकर्षण। क्लियर हुआ इतना। अब अपन यहाँ निषेचन कैसे होगा वो पढ़ते हैं। इसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन या कह देंगे क्या? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या पढ़े इससे पहले? हमने आपको ये बताया, ये है अपना एम्ब्रियो सैक, मतलब कि भ्रूण कोश। ये है अपना क्या? एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर है सिनर्जिड सेल और ये है अपनी एग सेल। ठीक, ये है सहायक कोशिकाएं, लिख ही देते हैं। सहायक सेल, ये क्या है? एग सेल। ये क्या होंगे? ध्रुवीय केंद्रक। इधर क्या होगी? बड़ी बना देते हैं थोड़ी। प्रतिव्यासांत सेल। यही था। अब देखिए, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती हैं फिंगर जैसी संरचनाएं, जिनको कहते हैं तंतु रूपी समुच्चय। ठीक, अब हुआ क्या कि यहाँ से परागनलिका ने प्रवेश किया अंदर। ये परागनलिका ने प्रवेश कर ली। परागनलिका को दिशा किसने दिया? तंतु रूपी समुच्चय ने, सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए। ये सहायक कोशिका के अंदर से प्रवेश किए। कितने गैमेट है यहाँ पर? मेल गैमेट, दो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है। ठीक, अब देखो क्या होगा। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ क्या कर लेगा? संलयन। क्या कर लेगा? एक एग सेल के साथ संलयन। जब इसने एक एग सेल के साथ संलयन किया तो क्या बन जाएगा? जायगोट। अब दूसरा मेल गैमेट इन ध्रुवीय केंद्रक के पास आएगा और ध्रुवीय केंद्रक के पास आके क्या बना लेगा? वो इन ध्रुवीय केंद्रक से संलयन कर लेगा, है ना। तो देखिए, हम इधर समझाते हैं। हमने बोला यहाँ पर है एग सेल। कौन सी सेल हो गई? ये अपनी, ऊपर लिखें तो ज्यादा सही है। ये हो गई हमारी एग सेल। दो हो गए हमारे ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, या कह दें ये दोनों क्या है? अपने ध्रुवीय केंद्रक हैं दोनों। एग सेल हैप्लॉइड है, ध्रुवीय केंद्रक भी जैसे है हैप्लॉइड। ठीक, अब अपने पास कितने मेल गैमेट है? दो। एक मेल गैमेट एग सेल के पास आया, मेल गैमेट भी कैसा है? एग। और एक मेल गैमेट ध्रुवीय केंद्रक के पास चला गया।
लिख देते हैं यहाँ, ये क्या है अपना मेल गैमेट, ये क्या है अपना मेल गैमेट। ठीक, अब देखिए ये दोनों हैप्लॉइड सेल में क्या हुआ, इनमें हुआ संलयन। क्या हुआ इनमें संलयन। संलयन को ही अपन क्या कह देते हैं सिनगैमेट। क्या हुआ इनमें संलयन या सिनगैमेट कह दोगे, संलयन हुआ, फ्यूजन भी कह सकते हो, जिससे कि n मिलेंगे तो 2n बन जाएंगे, मतलब एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण हुआ। ये जो द्विगुणित कोशिका है वो कहलाएगी अपनी क्या जायगोट। क्या कहलाएगी ये द्विगुणित कोशिका अपनी जायगोट। और यही जायगोट आगे चल के भ्रूण मतलब कि एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। ठीक, क्या हो गया ये प्रक्रिया हो गई संलयन या सिनगैमी कह दो, फ्यूजन कह दो, फ्यूजन हुआ यहाँ संलयन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक जो है वो आपस में मिलेंगे और एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगे। क्या करें, एक द्वितीयक केंद्रक बना लेंगे। अब ये द्वितीयक केंद्रक जो है वो कैसा होगा, वो होगा 2n। ठीक, और ये द्वितीयक केंद्रक इस मेल गैमेट से ऐसे संलयन करेगा। ये हैप्लॉइड है तो अब ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ट्रिप्लॉइड। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर 3 केंद्रक ने आपस में संलयन किया है, 1 2 3। तो इस प्रक्रिया को कह देते हैं अपन त्रिसंलयन। क्या कह देते हैं अपन त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कह दोगे, ट्रिपल फ्यूजन। ये है फ्यूजन और ये है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, तो अब देखो हुआ क्या है, 2 मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट ने संलयन किया किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, एग के साथ। दूसरे मेल गैमेट ने ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन किया। तो एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने संलयन हुए हैं, टोटल 2 संलयन हुए। तो इन दोनों संलयन को मिलाकर ही क्या कह देते हैं, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। आया समझ में डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक, अब देखो जो संलयन से बनी है वो है जायगोट, और जो त्रिसंलयन से बना है वो अपना कहलाएगा अभी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। देखो यहाँ केंद्रक ही मिले हैं तो ये त्रिगुणित क्या बनेगा, पहले सिर्फ केंद्रक बनेगा तो ये कहलाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष बोले हमने केंद्रक, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्या कहलाएगा ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। भ्रूणपोष को ही कहते हैं अपन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्मी किसको कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष को ही कहते हैं। हम एक काम करते हैं, एनसीईआरटी से इस दोहरे निषेचन को रीड कर देते हैं एक बार, है ना। और यहाँ की अपना विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण रह गया, उसको हम समझाएंगे आगे।
दोहरा निषेचन क्या है? एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात परागनलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव में दो नर युग्मक क्या करता है? ये अवमुक्त करता है। इनमें से एक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलेत होता है, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं। तो ये संलयन को क्या कर लोगे? युग्मक संलयन, गैमेट फ्यूजन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका जायगोट, द्विगुणित कोशिका जायगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक, ये दूसरा मेल गैमेट है। केंद्रीय कोशिका मतलब ध्रुवीय केंद्रक में स्थित, केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई मतलब ध्रुवीय केंद्रक है ना, की ओर गति करता है और उनसे संलयित होकर त्रिगुणित मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित है, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। 3 अगुणित न्यूक्लियाई संबंधित है, इसलिए त्रिसंलयन कहते हैं। चूंकि एक भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन मतलब एक ही भ्रूणकोश में कितने संलयन हुए? तो एक युग्मक संलयन और दूसरा त्रिसंलयन। युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पीपादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। यह भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि जो युग्मनज है वो भ्रूण के रूप में विकसित होता है ना। बात ऐसी है कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है वो आगे चल के क्या बन जाएगा? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाएगा। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाएगा, और यही इसी को आगे चल के अपन क्या कह देते हैं? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष ही है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कह देते हैं। ठीक, टाइम बहुत हो गया है, आज के लिए इतना ही। एक बात और करनी थी आपसे, यदि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, है ना, तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ मैम हमें समझ में आया है। और यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछिए कि मैम हमें ये कंफ्यूजन है। यदि आपको कंफ्यूजन है तो हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपका कंफ्यूजन भी दूर करेंगे, या तो फिर अलग से वीडियो ही बना देंगे आपके कंफ्यूजन के लिए। और यदि आपको समझ में आ रहा है, ये लिखोगे आप कमेंट में, तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा पढ़ाना जो है वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।